चलिए तो एक बार फिर हम अपने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम को स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ से हमारा सेक्शन 9 स्टार्ट होता है अपील से। राइट। चलिए। तो हमने अभी तक सेक्शन 8 तक पूरा का पूरा कवर कर लिया था। हमने देखे कि किस तरीके के डीएम ऑर्डर दे सकता है। एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर था कि आपको क्या नहीं करना है। डिस्पर्स करने का ऑर्डर था। रिमूवल ऑर्डर था अगर कोई प्रीवियस ऑफेंडर है और पूर्व दोष सिद्ध अपराधी है, अगर वो वापस करता है तो उसको रिमूव करने का अ, ठीक ठीक है ऑर्डर दिया जा रहा था। अब हमें क्या करना है, अब हमारी ये जो है, और साथ ही साथ ये भी देखा था सेक्शन 7 में कि इसका जो टर्म होता है वो कितना होता है, 1 ईयर होता है मैक्सिमम। और साथ ही साथ सेक्शन 8 में जो हमारी बात हो रही थी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी जितने भी ऑर्डर होंगे उनमें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कहानी में। अब आता है अपील का पोर्शन। किसका आता है? अपील। तो आप लोगों को जनरली अगर आप 1 2 3 करके अगर आप इसको बड़े अच्छे से डील करोगे तो आप लोगों को अपील करने के अपील में आप लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने मिलने वाली है। तो मध्य प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी एक्ट 1990 में सेक्शन 9 अपील के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? अपील के बारे में। तो ये बोल रहा है अपील किस किस चीज पे होगी। यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 3 4 5 6 या 13 के आदेश की अपील कितने दिन के भीतर? आदेश की अपील आदेश की तारीख से, ऑर्डर डेट बोलते हैं जिसको, उस तारीख से कितने दिन? मैक्सिमम 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर अपील होगी? 30 दिन के भीतर। दूसरा क्वेश्चन ये है, अपील होगी कहाँ? तो ये बोला 30 दिन के भीतर होगी स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को। किसको होगी? राज्य सरकार को अपील होगी। तो राज्य सरकार जब तक कि अन्यथा निर्देश ना दे दे, अपील में भी आदेश लागू रहेंगे। तब तक अपील में भी क्या रहेंगे? आदेश लागू रहेंगे। सबसे बड़ी पावर है कि मतलब यहाँ पे जब तक मंजूरी ना मिल जाए या अन्यथा निर्देश ना दे दे, तब तक आदेश लागू रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से जनरली बेसिक तौर पे पूछे जा सकते हैं कि अगर मान के चलो कोई डीएम साहब ने ऑर्डर दे दिया है, डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे दिया है, तो क्या ये व्यक्ति ने अगर आवेदन किया है तो क्या उसी दिन से, जब आवेदन हुआ था उसी दिन से हो जाएगा, या अपील पेंडिंग है तो हो जाएगा? तो बोले नहीं, अपील अगर पेंडिंग है तो आदेश तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक कि डायरेक्शन ना दे दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, है ना। तो तब तक एप्लीकेबल रहेगा अपील। ठीक है। तब तक आपका आदेश रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या दिया गया है, जब भी अगर आप अपील करोगे तो अपील में आदेश की कॉपी होगी। तो अपील करने में कॉपी ऑफ ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, नो मतलब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तीसरा वाला बोल रहा है, अपील जैसी प्राप्त होती राज्य सरकार अपीलार्थी को या व्यक्ति को या किसी विधि व्यवसायी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने का, जांच करने का जो भी अवसर करेगा, या तो फेरफार करेगा, आपका विखंडित कर सकेगा, जो भी चीजें करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। पहली चीज, हेयरिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पे? हेयरिंग अपॉर्चुनिटी मिलके स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वेरिएशन कर सके ऑर्डर में, चेंज कर मतलब फेरफार हो गई, अल्टर कर सके, और या तो क्या कर सके, रिसेशन विखंडित मतलब सेट साइट में या खत्म कर सके। तो डिस्पोज लिख सकते हैं, मतलब खत्म को क्या है, रिजेक्ट। जो भी चीजें, रिसेशन खंडित कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो भी चीजें आप लिख लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे बोला है आदेश के विरुद्ध अपील की गई है तो राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे दे, अपील का निपटारा होने तक प्रवर्तन में रहेगा। ये प्रीलिम्स के लिए था, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ये प्रीलिम्स के लिए था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 30 दिन की कालावधि को काउंट नहीं किया जाएगा। जो 30 दिन की कालावधि है, ये आदेश की तारीख से 30 दिन अपील करने का है, डिस्पोज करने का अलग है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रमाणित प्रति दिए जाने के लिए छोड़ा गया। ये वाली बात कहाँ लिखती है? अगर मान के चलो कोई सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के लिए कोई आवेदन किया जाता है या सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, तो क्या 30 दिन में काउंट होंगे? बोले नहीं होंगे। ये कहाँ? लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे कम्यूट किया जाता है,
तो वहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ें बताई जाती हैं कि डिग्री की डेट, डिग्री की कॉपी, आपके जो भी आपके ऑर्डर की कॉपी, इन सब चीज़ों के बाद उस डेट को जिस दिन ऑर्डर आया है, उस डेट को जिस दिन कॉपी मिली है, तो काउंट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। जब आप लिमिटेशन पढ़ोगे, सिविल का मैटर है खैर ये, तो इसलिए ज़्यादा हमें क्रिमिनल में बात नहीं करनी है। ठीक है, हमारा एडीपीओ क्रिमिनल वाला चीज़ है इसलिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सेक्शन 10। क्या बोल रहा है? कतिपय मामलों में पारित आदेशों का अंतिमता। अंतिमता मतलब होता है कि फाइनली टू ऑर्डर ऑफ द पास्ट इन सर्टेन केस। ठीक है, सेक्शन 10। सर्टेन मतलब कतिपय मामले, है ना, कतिपय मामलों में फाइनल ऑर्डर मतलब आदेश जो पारित होते हैं वो फाइनल होते हैं अपने आप। कैसे होते हैं? जैसे सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, है ना। इनके अधीन अगर कोई आदेश को केवल निम्न आधारों पर ही न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि ये फाइनल कब होंगे, ये क्वेश्चन है। फाइनल कब होंगे? तो बोल रहा है निम्न आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ये बोल रहा है जनरली जो कोर्ट का ऑर्डर होता है सेक्शन 3, 4, 5, 6 में रहता है, वो फाइनल रहता है। क्या रहता है? फाइनल रहता है। लेकिन कुछ आधार हैं जिन पर प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। कौन कौन से आधार हैं? जब डीएम ने सेक्शन 8(1) की प्रक्रिया का अनुसरण ना किया गया हो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब न्यायालय के निम्न आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, नहीं किया। तो वो कारण बता रहा है कि फाइनल ऑर्डर पास्ट है सर्टेन केसेस में, तो आप उस कारण पे कब आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो, कब आप प्रश्न कर सकते हो। तो सिंपल सी बात ये है कि जब इन्हीं ऑर्डर में क्या ना हुआ हो, सेक्शन 8 के 1 की प्रोसीडिंग ना हुई हो। सेक्शन 8 का 1 क्या बोलता है? क्या बोलता है सेक्शन 8 का 1? बताइए क्या बोलता है सेक्शन 8 का 1? सुनवाई का युक्तियुक्त स्वर नहीं दिया तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा। हेयरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा, पहला। दूसरा, डीएम ने, और ये काम किसने किया? डीएम ने। तो यहाँ पे डीएम ने अपॉर्चुनिटी ना दी हो, एक चीज। दूसरा, जब डीएम के पास आदेश पारित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था तब भी पास कर दिया, मतलब नो एविडेंस। डीएम के पास एविडेंस नहीं था तब भी आदेश पारित कर दिया, इसलिए। तीसरा कारण क्या है? डीएम की राय नहीं थी कि साक्षी देने हेतु रजामंद नहीं थे। मतलब उनकी राय भी नहीं थी कि साक्ष्य देने हेतु रजामंद नहीं थे। रजामंद मतलब विलफुल नहीं आए थे। तो यहाँ पे बोला कि डीएम की राय नहीं थी कि भैया सेक्शन 5 के में जो आदेश पारित किया गया था, खुलेआम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं थे। जोर जबरदस्ती से आपने साक्ष्य पेश करवाए हैं, जोर जबरदस्ती से धमका के आपने किया है। तो यहाँ पे पब्लिक के अगेंस्ट है, एविडेंस इन पब्लिक अगेंस्ट। तीसरा कारण ये है। तो आपका कतिपय मामलों में जो पारित आदेश है वो अंतिमता होगा। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 में जो आदेश पारित होते हैं केवल निम्न आधारों पर ही न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। पहला आधार ये है कि अगर भाई साहब आपने डीएम ने हियरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी, इसलिए। दूसरा ये है कि भैया उसने एविडेंस नहीं दिए थे तब भी आपने ऑर्डर पास कर दिया। और तीसरा ये है कि अगर आपने पब्लिक के अगेंस्ट जाके वो रजामंद नहीं था तब भी आपने उसके साक्ष्य को देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये वाली चीजों के आधार पर नहीं थी कि साक्ष्य देने हेतु रजामंद नहीं थे तब, तो इस आधार पे आपको क्या कर दिया जाएगा भैया? आदेश की अंतिमता हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। यहाँ पे सेक्शन 11 क्या बात करता है, आइए। क्या बोला गया? प्रोसीजर इन फेलियर ऑफ द पर्सन टू लीव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ईटीसी एंड हिज सर्टेनिटी, मतलब एंट्री देयर इन आफ्टर रिमूवल। व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर या हटाए जाने के पश्चात उसके द्वारा प्रवेश करने की प्रक्रिया।
अब यहाँ पे जिला बदर की कार्रवाई होती है, आप लोग कल से सुनते आ रहे हो, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे जिला बदर की कार्रवाई होती है। अब मान के चलो जिला बदर की कार्रवाई हुई, व्यक्ति नहीं जा रहा, सिंपल सी बात है, व्यक्ति नहीं जा रहा, तो अब क्या प्रॉब्लम है, या हटाए जाने के पश्चात हटा दिया तो वापस फिर आ रहा, नहीं जाऊंगा मैं, अपने घर वालों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता सकता, ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, डीएम क्या करेगा, या तो गिरफ्तार करेगा, या उसे क्षेत्र से बाहर जाने के स्थान पे या वृद्धनिष्ठ करे या हटा देगा। सिर्फ दो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति जिले या उसके भाग के क्षेत्र में समीपस्थ जिले या उसके भाग से हट जाने का अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 के तहत अगर ऑर्डर दिया गया है, तब व्यक्ति अगर उस निर्देशित ऑर्डर से नहीं हटता है तो इस प्रकार हट जाने पर भी वापस आ जाता है, क्योंकि हमारे सेक्शन 12 में लिखा है कि आपको विद परमिशन आना है, विदाउट परमिशन, मतलब सेक्शन 12 एक एक्सेप्शन केस है कुल मिला के। तो ये बोल रहा है आपको आना है, लेकिन अगर आप बिना परमिशन भी घुस जाते हो तो मजिस्ट्रेट को पावर है, डीएम को पावर है कि आपको गिरफ्तार करवा सकता है और आपको उस क्षेत्र से बाहर फेंकवा सकता है। इसमें लैंग्वेज अच्छी लिखी है, हटवा सकता है, लेकिन वो होता है गिरफ्तार करके फेंकवा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के सेक्शन 11 कुछ भी नहीं बोल रहा है। सेक्शन 11 में सिर्फ दो लाइन है कि अगर जिला बदर नहीं पूछेगा, जिला बदर का आदेश नहीं माना तो अरेस्ट और फेंकवा देंगे। और फेंकवाएंगे कहाँ, उस जिले से जिस जिले में आउटसाइड। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है, जनरली आपके साथ नहीं होता है, जो अफेंडर होते हैं, जो घनघोर अफेंडर होते हैं उनके समझ। और जिला बदर कार्रवाई हर व्यक्ति पे नहीं होती है, याद रखना। जिन जिन व्यक्ति की कंप्लेंट आए दिन आती है, हफ्ते में 3 दिन उन्हीं की कंप्लेंट आ रही है पुलिस वाले के पास, उसी के साथ जिला बदर कार्रवाई होती है। ठीक है, और जिला बदर कार्रवाई पुलिस नहीं, डीएम साहब ही करेंगे, मतलब आपके लगभग जो कोर्ट होती है, वो कोर्ट के समक्ष बार बार केस जा रहा है, एक ही व्यक्ति का बार बार एफआईआर हो रही, तो वो बोलेंगे एक काम करो, इसको इस जिले से दिक्कत है, जिला बदर करो भाई। लोक शांति भंग करने का एकमात्र कारण यही है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आचार संहिता लगती है तो कई लोगों को जिला बदर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, नहीं कर पाते। इसका कारण ये है क्योंकि घर के सामने कुत्ता भी, ठीक है, इसलिए यही वाली चीज है कि वो घर के सामने कुत्ता शेर ही बनता है। आप दूसरी जगह जाओगे आपको कोई जानेगा नहीं, दो चांटे और लगा देगा, वहां भी कुत्ता है। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 12, उस जिले में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया था प्रवेश करने और लौटाने के लिए अनुज्ञा। तो यहाँ पे देखो, जिसको दो चीजें, सेक्शन 12 अगर सेक्शन 11 के साथ अगर पढ़ो तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे जिला बदर कार्रवाई हुई तो ये टेम्परेरी तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऑप्शन है कि आप वापस आने की अगर अनुज्ञा मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो और परमिशन ग्रांटेड है विद द रीजनेबल कंडीशन, तो आप आ सकते हो। दूसरी चीज, अगर टर्मिनेट हो गया पीरियड, 1 साल आपने बिता लिया, तो भी परमिशन लगेगी, ये भी याद रखना, तो भी परमिशन लगेगी, तब भी नहीं आओगे, पहले परमिशन लो तब आओगे। सेक्शन 12 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है प्रवेश करने लौटाने के लिए अनुज्ञा डीएम या स्टेट गवर्नमेंट। सबसे प्री का क्वेश्चन, यहाँ पे परमिशन किसकी लगने वाली है, डीएम या स्टेट गवर्नमेंट। ओनली डीएम लगा के हम आते हैं, डीएम या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पे लगने वाली है, तो वो अनुज्ञा देगा शर्तों के साथ 100%, किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, ये भी याद रखना। उसको लग रहा है टेम्परेरी ऑर्डर है, एक काम करते वापस बुला लेते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, डीएम और स्टेट गवर्नमेंट कंडीशनल ऑर्डर देता है, या तो दूसरा, दोनों के बारे में बात हो रही है ना, डिस्क्रिप्शन या ऑन मोट या आप लग लीजिए ऑन मोशन रहता है, उसको लगता है ठीक है 1 साल के लिए नहीं भगाते, अभी 3-4 महीने बाद फिर बुला लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। और अनुज्ञा के आधार पे क्या ले सकता है, श्योरिटी ले भी सकता है और
नहीं भी, मतलब परमिशन के साथ सिक्योर या श्योरिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये तीन चीजें आप लोगों को बड़े अच्छे से सेक्शन 12 में आप लोगों को याद रखनी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। राइट, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अब यहां से आपका जो एक्ट है वो लचीला हो गया। लचीला मतलब सेक्शन का नाम, सेक्शन का नाम, क्योंकि सेक्शन का नाम ही प्री है। देखो पढ़ता हूं कैसे प्री है, आइए। क्या लिखा है, ये सेक्शन 13 इंपोर्टेंट है। पावर टू एक्सटर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, निर्वासन एक्सटर्नमेंट की राज्य सरकार की शक्ति। 13 कहने के लिए ये जो है, ये एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देता है। क्या देता है, ऑर्डर देता है। किस संबंध में ऑर्डर देता है, जो डीएम ऑर्डर देता है सेम शक्तियों का रहता है, उसी के पास रहता है। इसको एक बार पढ़ लेता हूं। जैसे कि अक्सर क्या होता है, ये राज्य सरकार या विशेष समूह के सशक्त किसी अधिकारी को यह विधिपूर्ण होगा कि दल या समूह के सदस्यों को, आप्रवासियों को, सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्तियों को जिले या किसी भाग में समीपस्थ हो ना हो हट जाने के लिए, या किसी जिले से भाग जाने के लिए, या समीपस्थ हो या ना हो प्रवेश ना करने ना लौटने का निर्देश देता है। ये कौन देता है, राज्य सरकार। ठीक है, विशेष संबंध में, विशेष संबंध कौन कौन से, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, मतलब अभी तक जितने ऑर्डर दे रहा था वो डीएम दे रहा था। सेक्शन 12 में आपने डीएम और स्टेट गवर्नमेंट यूज किया, लेकिन सेक्शन 13 में ओनली स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। और ये पावर सेम टू सेम किसके जैसी है, आपके डीएम जैसी है ना। जो डीएम शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वैसे ही उपांतरण शक्ति, मतलब उसको प्रतिरूपण मान के आपके राज्य सरकार काम करती है। तो राज्य सरकार भी उन्हीं व्यक्तियों के बारे में बोलेगी, गैंग्स के बारे में बोलेगी कि भैया हटो यहाँ से, डिस्पर्स हो जाओ। या अप्रवासी जो बाहर से आ रहे हैं जिनको बनाए रखना है, बीमारियां फैला देंगे, उनके बारे में। जो दोष सिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में बात कर रहा है, मतलब कुल मिला के ये सब चीजें हैं। और ये भी बोलेगा कि ठीक है आप समीप हो चाहे नहीं हो, आप तो हट जाओ उस क्षेत्र से जहाँ पे घटना होने वाली है, संभावना है, मात्र कुछ भी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक और लॉजिकल चीज दूसरे वाले ने बोली कि यहाँ पे पहली चीज, पहला ऑर्डर कौन सा है विशेष शक्ति में, कि आपको प्रवेश नहीं करना है, आपको लौटना नहीं है। दूसरा ऑर्डर, दूसरा जो पावर है वो बोल रहा है सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सेक्शन 11 में उस दशा में छोड़कर जबकि राज्य सरकार विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी भी अधिकारी को उस अधीन पारित किया गया है, शक्तियों का आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे जो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते। कोई इंपोर्टेंट चीज बोली, नहीं बोली। आगे तीसरा, जहां आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसा पारित किया जाता है वहां राज्य सरकार या तो सौ प्रेरणा से विशिष्ट व्यक्ति के आवेदन पर स्वयं के द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और आदेश पारित कर सकेगी जो कि उद्देश्य समझे। लेकिन ऐसे आदेश में फेरफार नहीं किया जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि आदेश के समर्थन में उपसंजात होने सुने जाने का अवसर ना दी जाए। बस सिंपल बात, दो चीजें याद रख लेना। यहाँ पे क्या बोल रहा है सेक्शन 13 में, कुछ नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है 3 का ऑर्डर, 4 का ऑर्डर, 5 का ऑर्डर, 6 का ऑर्डर। ये जो डीएम देता था वही अब कौन दे रहा है, बात खत्म। ठीक है, जो डीएम देता था वही कौन दे रहा है, राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्पेशल कर दिया, किसको स्पेशल कर दिया, 5 वाले को और 6 वाले को स्पेशल ऑर्डर कर दिया कि बोले आप ना प्रीवियस ऑफेंडर हो, आप क्या हो, प्रीवियस ऑफेंडर हो, पूर्व दोष सिद्ध अपराध हो। ये सेम टू सेम वही, आप प्रवासी हो, बाहर से आए हो। ठीक है, या कुल मिला के इसका एक ही ऑब्जेक्ट है कि स्पेशल पावर इनको मिली इसलिए है क्योंकि पब्लिक मेंटेन करना है हमें, या पब्लिक पीस बना लो मेंटेन करने के लिए। यस, सिक्योरिटी बनाने के लिए कुल मिला के उन्होंने उन्होंने यही वाला बोला। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं देता, एक प्रतिनिधि बनाता है और उस प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं, ऑफिसर। और यह व्यक्ति होता है ठीक है, कुल मिला के देखा जाए तो जो ही वाला यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, एक विशेष प्रतिवेदन है। तो ये बोला डीएम नहीं था तो कौन था, एसडीएम होगा। डीएम नहीं था कौन था, एडीएम होगा। कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अधिकारी लिख दिया। प्रॉब्लम ये है, अभी हम न्यायालय पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिकारी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है,
एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो भी है, और ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इसलिए इसको साइड कर देते हैं। तो ये बोल रहा क्या उसको भी पावर है? बोले हाँ, उसको भी पावर है कि अगर आपको मना किया है प्रवेश करने से तो आपको नहीं आना है, आप नहीं आओगे। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्शन लिया जाता है इस ऑर्डर पे, मान के चलो अब इस ऑफिसर ने क्या दे दिया, तो इस ऑर्डर पे ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। और दूसरी चीज, ये ऑर्डर जो होता है वो एप्लीकेशन, क्योंकि ऑब्जेक्शन अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो एप्लीकेशन लगाओगे इस ऑर्डर के खिलाफ। दूसरा, अगर आपको लग रहा है ऑन मोशन, ऑन मोशन इसलिए कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए आवश्यक है, तो इन दो आधारों पे आप क्या कर सकते हो? रिव्यू कर सकते हो। अगर पार्टी को लग रहा है तो रिव्यू के लिए वो एप्लीकेशन लगाएगा, या तो आप ऑन मोशन से आप क्या कर सकते हो? रिव्यू कर सकते हो सुमोटो। तो राज्य सरकार अपने ही आदेश का स्वप्रेरणा से, अच्छा ऑन मोशन नहीं है ना, सुमोटो है, सुमोटो है, इसलिए सुनवाई का अवसर भी मिलेगा। किसमें? इसमें ना, तो सही तो लिख रहा था, फिर क्यों दिक्कत कर रहा है? नहीं, दो हैं, फिर फंसे। मैं बोल रहा हूँ कि अंतर है सब में। ऑन मोशन मतलब सुनना है, सुमोटो मतलब नहीं सुनना है, खुद से आपकी एप्लीकेशन पे या पार्टी को सुन के फिर लेंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ पे सुनवाई, वो लिख ही रहा था कि सुनवाई का अवसर देना है, सुनवाई का अवसर देना है। ठीक है, सुनवाई का अवसर देगा तो यहाँ पे रिव्यू होगा। क्या होगा? रिव्यू। और रिव्यू में क्या चेंज होगा? यही प्री है। रिव्यू में क्या ऑर्डर में चेंज हो सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जब तक कि सुन ना लो तब तक कि उल्टेंगे नहीं, फेरफार नहीं होगा। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि अपने ही ऑर्डर का राज्य सरकार कब रिव्यू कर सकती है, चार ऑप्शन देगा, चार में से आपको एक ही टिक करना है, जब तक कि पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर ना दिया जाए, रीजनेबल हियरिंग अपॉर्चुनिटी ना दे दी जाए, तब तक कि उस ऑर्डर में कभी भी चेंज नहीं होगा, ना अल्टर होगा, ना वेरिएशन होगा, ना तो उल्टा जाएगा ना फेरफार होगी। ये प्रीलिम्स है, धारा मारा नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन वो डालेगा तो ये समझ लेना कि 50% क्राउड वैसे ही बाहर चला गया, है ना। एक कंपटीशन बनाने का भी माहौल होता है। अब आप लोग एआईबी से आज क्यों डर रहे हो? इसका कारण क्या है? एआईबी से डरने का कारण ये आप लोग बोल रहे हो सर आउट ऑफ सिलेबस आता है, और कहाँ से आता है ये नहीं पता। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। क्यों बोल रहे हैं पता है क्या? इसका कहने का कारण क्या है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? लोग इसलिए बोल रहे हैं कि मिलता नहीं है ना ढूंढने से। पहली बार वहीं डायरेक्ट खुल जाती है ना, तो मिलता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एआईबी का इतना क्रेज रहेगा एक समय में। अगर इस बार पेपर टफ आया ना, इस बार, अगली बार तो आया था तो चला लिया, अगर इस बार पेपर टफ आया ना तो कोचिंग चलेंगी एक एक साल एआईबी की। तो मैं कहाँ हूँ? अरे, मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ क्या? नहीं, मैं भी बेचूंगा भाई। कहाँ है ऐसे बच्चे यार, मेरे पास तो है नहीं। जिनमें ज्ञान नहीं है ना। जिनको ये नहीं पता कि अपनी लाइफ में क्या करना है, यूं। ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर एआईबी एग्जाम। मैं आप लोगों को एआईबी के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, एआईबी का एग्जाम है, ठीक है, आइए बेवकूफ़ बनाएंगे, है ना। कुल मिला के एआईबी यही बोलता है। तो कुल मिला के यही है कि आप लोगों को अपनी बैरेक्टों से वहां पे बैठ के बातचीत करनी है, ठीक है। अपनी बैरेक्ट को खोलने के तरीके होने चाहिए हमेशा।
चार तरीकों से क्वेश्चन के आंसर को देखा जाता है। पहला इंडेक्स बेसिस, दूसरा चैप्टर बेसिस, तीसरा सेक्शन बेसिस, और चौथा थोड़े से खुद के ज्ञान के बेसिस पे, है ना। नहीं तो अगर ये नहीं है तो आपको एआईबी का एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। तो तीन तो संभाल लेगा, लेकिन जब 40 नंबर ही नहीं आ रहे हैं तब तो खुद का ज्ञान चाहिए ही ना। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से काम किया जाता है एआईबी पे। तो चार मेथड होती है, या तो आप चैप्टर खोल लो, चैप्टर के नाम से पहचान लो कि किस सेक्शन से क्वेश्चन बन रहा है या किस टॉपिक से बना हुआ है, या तो सेक्शन बेसिस पूछ लो, या तो आप इंडेक्स बेसिस पूछ लो। इसके अलावा पूरे संसार में जितने भी टीचर होंगे वो अगर ये बोलते हैं कि आपको पूरा पढ़ना है तो एआईबी के एग्जाम की भी कोचिंग लगेगी फिर। अगर ये कोई बोल रहा है कि पूरा पढ़ना है तो फिर ओपन बुक एग्जाम नहीं है वो। आने वाले समय में ओपन बुक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा, फिर एआईबी का वही रहेगा, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। फिर हल्के में मत लेना एडवोकेट्स को। क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो हो ही रहे थे, इंटरव्यू हुए थे ना पिछले बार। नहीं हुए, था तो था इंटरव्यू का प्रोविजन। अब क्या मैंने कभी हम्म। चलिए सेक्शन 14 पे आते हैं। अभी 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 एडवोकेट बनने में समय है, 29 तारीख को एग्जाम दोगे, फिर आपका एनरोलमेंट आएगा, फिर 2 साल की अस्थायी सदस्यता होगी, फिर आप जब जिस फीस के बारे में आप बात कर रहे हो वो बाद में लगेगी, है ना। तो अभी अभी समय है, अभी टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। बाद में भी नहीं। बच्चे टेंशन में क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। अभी देखो एआईबी का जो जो अभी जैसे कि अभी जिनका एनरोलमेंट आया उनको पता है अगर मेरा एआईबी नहीं निकला तो 2 साल के लिए तो वकील हूं ना मैं, अभी फिलहाल। टेम्परेरी तो है ना, निकल जाएगा, हर 6 महीने में तो आ ही रहा है, और भेज देंगे। साल में एक बार आ रहा है क्या। अब देखो यार उस चीज के बारे में, अभी देखो मैंने जब कोर्स ही लॉन्च नहीं किया तो आप लोग समझ ही रहे होगे कि मैं, और ओपन बुक एग्जाम को मैं ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको, और हाँ एक चीज जरूर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एबीसीडी आपको किसने सिखाई। घर वाले ने, स्कूल में नहीं गए, घर में भी सीखे, मतलब कोई ना कोई गुरु तो था। जब एबीसीडी जैसी चीजों के लिए गुरु चाहिए तो फिर एआईबी के लिए, सिविल जज के लिए, एडीपीओ के लिए भी तो टीचर चाहिए। विदाउट टीचर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमने भी किसी से सीखा, आप भी किसी से सीख रहे हो, उनके टीचर ने भी किसी से सीखा था, उनके टीचर ने भी किसी से। तो सोचो गुरु का कितना महत्व है, टीचर का कितना महत्व है लाइफ में। मतलब एबीसीडी और अनार जैसी चीजें हाथ से पकड़ के बनवाई गई, तो आज अधिकारी पोस्ट लेने के लिए आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग खुद से करोगे, तो संभव है। किसी ना किसी को तो मेंटर बनाना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो गाइडेंस चाहिए ना। लोगों को भले लगता है सेल्फ स्टडी करके मैंने काम किया, अरे वो यूट्यूब पे जो बेटा तुम वीडियो देख रहे हो जिसकी, वो है तुम्हारा मेंटर। तुम बोलते नहीं हो उसको, तुमने उसको फॉलो किया है, तुम बोलते नहीं हो, क्योंकि तुम अगर किसी का सहारा या किसी का नाम बोल दोगे ना तो तुम्हारी मेहनत पे दाग लग जाएगा। तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, हाँ तुम बोलोगे कि यार मैंने तो उनको फॉलो किया, तो लोग बोलेंगे उनसे पढ़ रहे थे इसलिए निकल गया। अरे तो हाँ ठोक के बोलो ना, उनसे ही पढ़ रहा था इसलिए निकल गया। अरे 100% चाहिए होता, आज भी मुझे एक गुरु चाहिए रहता है। जब भी मैं कुछ चीज में डाउट आ जाता है किसी भी चीज में, तो मैं अपने गुरु को फोन लगाता हूँ। मुझे पता है कि मुझे सोल्यूशन कौन करेगा, मैं अपने गुरु से पूछ लेता हूँ। आप लोगों को कभी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछिए, अगर हूं तो। ये भी डाउट है, अगर हूं तो, है ना। चलो। ठीक है, ठीक है। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ डायरेक्शन अंडर सेक्शन 3, 4, 5 एंड 13। यहाँ पे बोल रहा है कि आप सबका, वो अगर आपने, तो यहाँ पे पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है कि भैया पेनल्टी कितनी है, 3 की, 4 की, 5 की,
6 की भी है और 13 की। अब 13 की पेनल्टी क्यों लग रही है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, 13 क्या रोल प्ले कर रहा है, समझ में आ रहा ना, तो ये वाली चीज याद रख लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 महीने से कम नहीं होगी, 3 वर्ष तक हो सकेगी, यही फ्री है बस। मिनिमम 4 मंथ और मैक्सिमम, बिल्कुल बिल्कुल लेना है। एक और चीज याद रख लेना, यहाँ पे कारण किंतु कारण लेखबद्ध करने की सेवाएं के बारे में बात कर रहा है। इसको बड़े अच्छे से पढ़ लो, लिखा है देखो अच्छे से, मैं बता रहा हूँ। विरोध करेगा, अवज्ञा करेगा, अनुप्रवर्तन नहीं करेगा, और उसकी अवज्ञा का दुष्प्रेरण भी करेगा, अबिटमेंट भी लिखेगा। मतलब अगर आप कर भी नहीं रहे, साथ में उकसा भी रहे लोगों को कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, करो तुम तो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता, तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु किंतु जो लेखबद्ध कारणों के सिवाय 4 महीने से कम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। डिसोबीडियंस कहाँ पे, नहीं नहीं 4 मंथ ही है। मे द एक्सटेंड 3 year बट शेल नॉट एक्सपेक्ट द रीजन ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये बोल रहा है रीजन रिकॉर्ड करने के सिवाय इन राइटिंग में बी लेस देन 4 मंथ। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लाइन आप लोगों को याद रख लेनी है। चलिए सेक्शन 15, पेनल्टी फॉर द एंटरिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द एरिया। आ गए, सेक्शन 12 में ऑर्डर दिया था, अब आ गए बिना परमिशन के अंदर, आए कि नहीं आए, और रुक गए, ठहर गए, तो फिर कितना, 6 मंथ से कम नहीं होगी, 3 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना। तो 15 में डायरेक्ट जाइए, आपको सीधा सीधा याद यही रखना है, 4 5 6 13 में भगा दिया था, और 12 में परमिशन की आवश्यकता थी, आपने सबको फॉलो नहीं किया, आपने सबका उल्लंघन कर दिया। अगर आपने सबका उल्लंघन कर दिया तो आपको मिनिमम 6 मंथ की पनिशमेंट होगी, 3 साल तक जाएगी, और जुर्माना तो लगेगा। और जुर्माना है, या जुर्माना है, और जुर्माना चल रहा है, प्लस में जुर्माना है, फाइन है, शैल है, सब है ना, लगेगा ही लगेगा। नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए। जिसमें मान के चलो, चलो ठीक है, मैंने बोला आपकी तबीयत खराब है, सुबह दोपहर शाम आपको दवाई दे रहा हूँ, लेकिन एक दवाई रात को खाना है। दवाई तो आप सर आप पूरी दे रहा है, लेकिन एक दवाई रात को क्यों खाना है, मैं सुबह दोपहर शाम क्यों नहीं खा सकता इसको भी, फर्क है ना, क्यों, दे तो सकता है ना, तो यही सिस्टम है, दे सकता है वो भी, है ना। तो जहां लिखा ही नहीं है, जहां पे देना ही नहीं है डोज, तो वहां पे क्यों दूं डोज, सिंपल सी बात है। 100% ये याद रखना, जितने भी अपराध होंगे, जो भी आप करोगे क्रिमिनल चीज में, क्रिमिनल जो एडीपीओ, वो सब राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध हैं, सब के सब राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध हैं। अगर राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध कर रहा है तो याद रखना, राज्य सरकार की मानहानि का केस लगता है अपने आप, लगाया नहीं जाता। उसकी छवि खराब होती है, तुम्हारे एक चाटा मार देने से छवि खराब हो जाती है स्टेट की, कि कैसे इंसान है मध्य प्रदेश के, कैसे इंसान है, आपस में लड़ा चाटा मार रहा है, और वो चाटा व्यक्ति पे नहीं, राज्य सरकार पे है, क्योंकि सरकार आपकी सुरक्षा करती है, पुलिस वाले आप लोगों के लिए काम करते हैं, सब चीजें आप लोगों के लिए है। भोला राम पे ये मोहल्ला पूरा आप लोगों के लिए, रोडें आप लोगों के लिए बनाई है, ट्रैफिक आप लोगों के लिए है, सब चीजें आप लोगों के लिए, गंदगी आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो और किसके लिए, सब चीजें आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, तो वही वही वाले सिस्टम है, सब चीजें आप लोगों के लिए है। तो बस तो समझ जाना कि भाई साहब, आप अगर समझ जाना कि अगर आपके ऊपर आप पैदल जा रहे थे और कीचड़ था, और अगर एक कार निकली और आप गंदे हो गए, तो आप गंदे नहीं हुए, राज्य सरकार गंदी हुई है। ठीक है, समझ में, ठीक है। आप चाहो तो आप कपड़े ले जाके गृह विभाग पे आप बोले ना, सर मैं गंदा हो चुका हूँ, स्टेट की ड्यूटी थी मुझे साफ करने की, बचाने की, जो कि कार वाला आया उसने मुझे नहीं देखा, ये रखे कपड़े, आप मुझे धुलवा दे, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे। Section 16. Presumption in the prosecution of the contravention order pass under Section 3 or direction issue under Section 4, 5, 6, 13. ये 4, 5, 6, 13 याद रखना हमेशा, क्योंकि यही पूरा ऑर्डर है।
और इसी ऑर्डर पे चल रहा है, इसी की अपील हो गई, इसी में टर्म बता दिया, इसी में ये बता दिया ऐसा ऑर्डर की हियरिंग अपॉर्चुनिटी देंगे, इसी में पूरा एक्ट है और यही प्री है। और जब भी याद करोगे तो यही याद करोगे। अब देखना 14 में इतनी लाइन हो गई, अब 15 में भी एक लाइन बोलकर आगे बढ़ जाएगा, बोलेगा ठीक है इतना करना और आगे बढ़ जाना। देखो क्या लिखा है धारा 3 का आदेश, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर 4, 5, 6 के अधीन जारी किया गया डायरेक्शन, अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसमें उपधारणा ली जाएगी। कौन सी उपधारणा? शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, जल्दी बताइए। शैल है, मे है? हम्म, क्या लिखा है? शैल लाए, शैल। कौन सा प्रिज्यूम है? शैल। उसमें बोल रहा है शैल लाए, तो ये बोल रहा है कि भाई साहब उसको उदाहरण ये की जाएगी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है? हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है, याद रखना। क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पे रहता है जो काम, जो एफआईआर करता है या जो कंप्लेंट करता है, वही साबित करेगा कि मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, कार निकल गई, मैं गीला हो गया, ये बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे ही है। कौन सी कलर की कार थी, गाड़ी नंबर क्या था, क्या आपने देखा, कितने लोग वहां पे बैठे थे, सीसीटीवी फुटेज लगी है तो आप लेके आइए, आप एविडेंस लाइए, आपकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाएगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ। तो यहाँ पे शेल प्रिज्यूम है। अब यहाँ पे शेल प्रिज्यूम किस किस चीज का लिया जा रहा है, आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आदेश ज्यादा डीएम या धारा 8, 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या 13 में राज्य सरकार विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, गया था। तो साबित करने का भार अभियुक्त पे होगा हमेशा। सॉरी, इसमें उल्टा है, एक्यूज पर्सन पे है, प्रोसिक्यूशन पे नहीं है, इसमें उल्टा है इसमें उल्टा है। साबित करने का भार किस पे रहेगा? एक्यूज पर्सन पे रहेगा। वहां वो बताएगा कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर है। हाँ, अभी देखा मैंने, उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति पर है, यह उपधारणा की जाएगी। तो यहाँ पे यह उपधारणा की जाएगी कि राज्य सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था, डीएम, एसडीएम और आपके राज्य सरकार ने विशेष सशक्त किसी अधिकारी द्वारा यह संविधान हो जाता है कि प्रयोजन के लिए वह किया गया था, विद्यमान था, आदेश पारित किया जाना आवश्यक था और आदेश विधिमान्य था या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप था। तो यहाँ पे आदेश अधिप्रमाणित पेश किए जाने पर तब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर था। उपधारणा की जाएगी कि जितने भी हमारे अधिकार ने ऑर्डर दिए हैं वो सब जायज थे, वो सब देने योग्य थे और इसको इस व्यक्ति ने नहीं माना। तो साबित करने का भार एक्यूज्ड पर्सन पे है कि वो साबित करेगा कि इन्होंने गलत ऑर्डर दिया है, इन्होंने सोहेल नाम के व्यक्ति को पकड़ना था, इन्होंने साहिल नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया है। ठीक है, ये वाली चीज कुल मिला के मतलब एक देखा जाए तो वो बताएगा सर मैं वो वाला साहिल नहीं हूं जो ये समझ रहे हैं। आज एक पार्सल आया विजय सिंह के नाम से, यहाँ से बोर्ड लगे विजय सिंह, विजय सिंह जाट, विजय सिंह जाट। तो एक व्यक्ति ने लगाया सर आपका पार्सल है, मैं बहुत खुश हुआ, और दूसरा उसने बोला प्रीपेड है और खुश हो गया। ठीक है, मैं गया भाग के नीचे, मैंने बोला यार देखूं यार क्या वो फोन था, फोन, मोबाइल फोन मैंने लिया, तो उधर से एक फोन आता है, बोले भैया मैं आ ही रहा हूँ। तो मैंने बोला ये, बोले भैया का फोन आया जिसका पार्सल है। तो मैंने तुमने फिर मुझे क्यों फोन लगाया? तो बोले सर मैंने सोचा कि आप ही विजय सिंह हो, क्योंकि नंबर आपका ही पड़ा था और ये उठा नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि यही होगा विजय सिंह, तो मैंने लगा लिया। और मैं दौड़ के गया था और एड्रेस यही डाल के गया वो आसपास का, ड्रीम जुडिशरी डाल के चला गया बोर्ड के कि ड्रीम जुडिशरी के नीचे दे जाना। तो अब ड्रीम जुडिशरी के नीचे तो मैं ही मिलूंगा ना, और ऊपर से नाम भी मेरा यूज कर रहे हो, खुद का नाम भी विजय सिंह है उसका। आईफोन चला गया, वो फोन फोन चला गया। एक्स कोई अपराध नहीं बना, वो बात कर रहा था फोन पे, अगर मैं ले लेता तो पर्सोनेशन लग जाता। ठीक है, कि मैंने उसका प्रतिरूपण करके मैंने उसकी चीज का यूज किया और मिस एप्रोप्रिएशन हो जाता, मिस मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके साथ धोखाधड़ी कि मैं ही हूँ विजय। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद आपका आता है सेक्शन 17 में ये बोलता है कि हाँ, फॉर फीचर ऑफ बॉन्ड,
तो यहाँ पे बोल रहा है व्यक्ति से बॉन्ड भरवाया जाता है। क्यों भरवाया जाता है, आपको पता ही चल गया होगा कि व्यक्ति लौट के आता है या आदेश वापस ले लिया जाता है तो उसको एक टर्म एंड कंडीशन पे छोड़ा जाता है, तो बॉन्ड भरवाया जाता है। अब जब उससे बॉन्ड भरवाया या जिस क्षेत्र में हट जाने का निर्देश दिया गया था उसके बारे में, तो फोर फीचर करेगा। फोर फीचर कैसे करेगा, जब वो अनुपालन नहीं करेगा, बात खत्म हो गई। एक ही आंसर है 18 में 17 में, कि जब आप अनुपालन नहीं करोगे, आपको हट जाने का ऑर्डर दिया था, आपको बॉन्ड की कंडीशन को ब्रीच कर दिया, तो आपका बॉन्ड जो है वो फोर फीचर हो जाएगा, समापन हो जाएगा। और वो समापन स्टेट गवर्नमेंट के हित में जाता है और जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा फिर, जुर्माना, जिसको हम बोलते हैं शास्ति। ठीक है, और न्यायालय के समाधान पूर्व कारण बताएगा कि शास्ति को भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा बोलेगा मैं नहीं दे पाऊंगा, तो पहले न्यायालय को बताओ कि भाई साहब आप क्यों नहीं दे पाओगे, बताइए क्यों नहीं दे पाओगे, कोई दिक्कत है, परेशानी है, सर्दी है, खांसी जुकाम, कारण बताओ क्यों नहीं दे पाओगे। आप लोगों को 355 वाला कारण नहीं, कि आवश्यक कारण आ जाने के कारण, बीमार हो जाने के कारण, बाहर चले जाने के कारण, बुखार आ जाने के कारण, जो भी आप लोग लिखते हो वो उस लाइन में फालतू की लाइन में बाहर अक्सर आप लोग यही लिखते हो, बीमारी। फिर दूसरा, और अच्छा कोई वकील हो तो वो बहुत बाहर चले जाने, मजिस्ट्रेट साहब है, अगर जे लिख दिया बाहर चले जाने के कारण वो बुला लेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट इसलिए नहीं बुलाता। कितने बार गमी होती है, हर महीने गमी करवा देते हो आप उसकी, हैं, परिवार में गमी। बिल्कुल होती है। श्योरिटी की तो कभी कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो आप। श्योरिटी को एक बार फोन जाएगा, श्योरिटी उसका नंबर दे देगा, ये नंबर, ज्यादा दिक्कत है तो उसके साथ श्योरिटी वाला चले जाइए घर। व्यक्ति श्योरिटी देता क्यों है और किसकी देता है, आपको लगता है रिश्तेदारों की तो नहीं देता, भाई की, दोस्त की, इन्हीं व्यक्तियों की जिसके बारे में वो जानता है, और वही व्यक्ति उसके साथ जाना पसंद करता है जो उसको पसंद करता है ना। जैसे आपको पता नहीं है, इनके इन पे भी केस चल जाते हैं श्योरिटी वालों पे। हाँ, इन पे भी चल जाते हैं। इनकी इनकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती, फिर वही छुड़वाओ। बड़ी समस्याएं रहती हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिर वही छुड़वाओ, बड़े देखो प्रॉब्लम बहुत गड़बड़ हो रहे हैं मार्केट में। साहब एक डायरी रहती है, महिलाओं की तो एक पर्चा रहता है, किस किस की जमानत कराई सब लिख के रखते हैं वो। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि वो हर किसी को अपने बेटे का दोस्त बता देते हैं, बूढ़े हुए तो बेटे का दोस्त, और अगर बूढ़े नहीं हुए तो मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बुआ का लड़का, मेरा लल्ला गांव का, है ना, लाला जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेक्शन 18, डीएम की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन होता है डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ द पावर ऑफ द ड्यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। स्टेट गवर्नमेंट आदेश कर सकेगा कि जिला मजिस्ट्रेट शक्ति या कर्तव्यों का पालन अपर जिला मजिस्ट्रेट भी करे। डेलीगेशन, तो यहाँ पे डेलीगेशन किसको करेगा, वेरी गुड, दो लोग हैं, डीएम की पावर, यहाँ पे, और ये ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है, एक और चीज, ठीक है, आवाज तो नहीं जा रही ना बार बार, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद सेक्शन 19 आ जाइए। कॉमन सेंस लगाना, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव जी खुद आएंगे काम करने क्या, तो कौन करेगा, कितने कितने डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल विभाग, और कुछ है, प्रशासनिक में और कुछ जा रहा है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा तो कुछ कहीं कुछ भी नहीं दिखता। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नाम कैसे बनता है, राज्य सरकार, इनको डेलीजेंस कौन करता है,
डेलीगेशन कौन करता है? ऐसे ही नहीं, भारत में सबसे टॉप का एग्जाम यूपीएससी एमपीपीएससी को माना गया है। मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी, केंद्र का यूपीएससी। ऐसे थोड़ी बोला जाता है। सलाह देने, मशवरा देने के लिए इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, हायर किया जाता है, इन लोगों से इतनी पढ़ाई करवाई जाती है, देश विदेश की जानकारी इनसे ली जाती है, जिससे ये सलाह दे सकें भारत के विकास में, देश के विकास में, मध्य प्रदेश के विकास में सलाह दे सकें। तब तो आपको लगता है कि कोई, एक मिनट, हम्म, ठीक है सर। एनवायरमेंटल लॉ, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया। मैं उस चीज को कभी हाथ नहीं लगाता जिस चीज में मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है। मतलब देखो, आप लोग अभी तक मुझे जान गए होंगे, मुझे इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट उठाने में मजा आता है। इंटरेस्ट मतलब जिसको पढ़ने में भी मजा आए और पढ़ाने में भी मजा आए। मतलब मैं अब जैसे एनडीपीएस के पीछे पड़ा हुआ हूँ, और जिस दिन एनडीपीएस उठा लिया, मैं याद, आप लोग याद रखना कि मेरा एनडीपीएस बहुत यूनिक चले जाएगा। बस मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। मेरे को थोड़ा सा उसमें डिफरेंट, देखो लॉ तो मैं पढ़ा दूंगा भाई, लॉ की टेंशन नहीं है, लेकिन आप एनडीपीएस को बारीकी से जानो, समझो। बहुत बहुत तगड़ा। मतलब मैं, अरे मैं बता रहा हूँ ना कि किस तरीके से डील करना है, कैसे करना है। मैं फाइलें भी लेने वाला हूँ उसकी। मैं थोड़ा सा क्या समय ले रहा हूँ, क्योंकि लाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से लाऊंगा। क्योंकि ये देखो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और क्रैक करने के हिसाब से देखूं, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो एक्ट है, ये दूसरे दिन चल रहा है। ये दूसरे दिन भी नहीं चलता, ये एक दिन का एक्ट था। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्री के हिसाब से अगर आप लोगों को पढ़ाऊं, तो जितना सब्जेक्ट या जितने सब्जेक्ट अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, आप लोगों को एडीपीओ पर्पज से बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा। एडीपीओ निकालने के हिसाब से बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। इतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता ना, इतना ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता। और लोग पढ़ते भी नहीं, ओटी लगा के काम कर लेते हैं 80% तक, है ना। तब भी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि आप लोग लॉ का नॉलेज लो, भविष्य में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन तब भी कुछ उल्टे खड़े हैं, है ना, जो ये सोचते हैं कि जितना पानी में आना चाहिए उतना ही आए, बाकी सब गिर जाए, है ना। तो वो सिस्टम अलग है। जीके वाले पोर्शन में इन्वायरमेंटल लॉ है, ठीक है, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। अरे सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ जाइए, सेक्शन 19 पे आ जाइए। 18 हो चुका है, प्रत्यायोजन डेलीगेशन पावर। चलो ठीक है, सेक्शन 90, जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा। आदेश पारित करने का स्रोत क्या है, प्रकट नहीं किया जाएगा। सेक्शन का नाम अंडरलाइन कर लीजिए, 3 स्टार बना लीजिए बस। अब ये क्यों है, क्या है, कैसा है, सीधी बात, पहचान और नाम छुपा लो। अभी तक डीएम था, लेकिन आप लोग देख रहे हो, जब डेलीगेट पावर हुई तो स्टेट गवर्नमेंट, डीएम, एसडीएम और जो भी मजिस्ट्रेट अधिकारी है राज्य सरकार का, वो सब आ रहे हैं अब सब आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा क्या बात करता है, समाज विरोधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। अब ये समाज विरोधी क्रियाकलाप क्या होते हैं? अब सबसे पहले, पनिशमेंट फॉर द अनलॉफुल पोजीशन ऑफ द कोरोसिव सब्सटेंस। कोरोसिव सब्सटेंस होता है संक्षारण पदार्थ, संक्षारण पदार्थ। संक्षारण पदार्थ मतलब वो शरीर पर इफेक्ट डालने वाले पदार्थ जितने भी होते हैं वो संक्षारण पदार्थ होते हैं, उनको आप कब्जे में नहीं रख सकते। मतलब एक तरीके से कैसे बताऊं यार इस चीज को। अरे ये नहीं, ये नहीं। मतलब हाँ, आप बोल सकते हो, मतलब मेरा ऐसा ऑब्जेक्ट है सेक्शन को लेके। ये बोल रहा है अनलॉफुल कब्जा, कब्जा मतलब चूहा मारता भाई। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। लोग चूहा मारने के लिए लाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इंसान मारने के लिए चूहा मार, तो खैर इंसान चूहे जैसा तो नहीं है, है ना। वो चूहा मार से तो मरने वाला भी नहीं है। हैं, सेल्फास की गोली तो कितनी खाई, नहीं बचते।
सेल्फास। लोग नींद की गोली खा लेते हैं। ओवरडोज। लोगों को लगता है कि मैं ओवरडोज खाऊंगी तो मर जाऊं। कुछ नहीं होता, बीपी हाई होता है बस। बॉटल लग जाएगी तो लो हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं होता है। हाँ, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं होगा। अरे चूहा मार दवाई से कुछ नहीं होगा। कीटनाशक दवाई पी लेते हैं लोग, लेकिन उससे होता है। वो फिनाइल वगैरह, जो ये ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स हैं। ये किसान लोग ज्यादा पीते हैं, किसान लोग। कैसे? क्यों की पीली? किस किस मैटर पे? अरे खैर, ये टॉपिक बहुत अलग है। जनरली आप समाज में जाओगे तो आपको हर कोटि का और हर प्राणी मिलेगा, आपको हर थिंकिंग का। ठीक है। जब तक आप अपनी चलाओ तब तक सब अच्छा है, और जैसे ही आपके विरोध होने लगे आपको सब बुरे लगने लगेंगे। सेम चीज होती है हर किसी के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति समाज में क्यों ना हो। जब तक व्यक्ति की आप सुनते चलो या व्यक्ति आपकी सुन रहा है, आप अच्छे हो। आपका डिनायल होने लगा, आप उसको बुरा बोलने लगोगे। ठीक है। तो खैर, इन सब चीज़ों से अपने को क्या करना। अपन आते हैं यहाँ पे सेक्शन 20 में, नहीं तो यूट्यूब से निकल जाएंगे बाहर। ठीक है। सेक्शन 20। मैसेज आ जाएगा फटाक से, सर बकवास बंद करो। ठीक है। पनिशमेंट फॉर द अनलॉफुल पोजीशन ऑफ द कोरोसिव सब्सटेंस। क्या बोला जा रहा है? कोरोसिव सब्सटेंस मतलब द्रव परिस्थितियों में अपने शरीर पर रख लिए जाने वाले पदार्थ को हम बोलते हैं। कोई व्यक्ति संचारण रखता है, संचारण मतलब खराब, गंदी वगैरह, मतलब ऐसी चीज जिससे शरीर पे इफेक्ट पड़ जाए, या ऐसी चीज जिसको आप यूज करते हो तो उसको हानि हो सकती है। मतलब आप यहाँ पे यूज करने के बारे में नहीं बोल रहा, ये बोल रहा अनलॉफुल तरीके से कब्जे में रखे हो आप। कब्जे के बारे में बात कर रहे हैं। और आपका पर्पस अलग है। कैसे? आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर कोई व्यक्ति जो कोई संचारण पदार्थ या द्रव परिस्थितियों में अपने शरीर पर रख कर ले जाएगा या जानते हुए कब्जे या नियंत्रण में रखेगा तो ऐसी युक्ति संदेह उत्पन्न होता है तो वह विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए अपने शरीर पर रख कर नहीं ले जा सकता है, और उसे किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से अपने कब्जे या नियंत्रण में नहीं रखे हुए है जब तक कि यह दर्शित ना कर दिया जाए कि विधि विरुद्ध उद्देश्य से वह अपने शरीर पर रख कर ले जा रहा था या अपने कब्जे या नियंत्रण में रखे हुए था। कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी क्या होगा? दायी होगा। इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ये लिक्विड के बारे में बात कर रहा है। लिक्विड और सब्सटेंस दोनों है क्या? एक मिनट। मतलब कुल मिला के आप एसिड मान लीजिए, एक तरीके से, है ना। कोरोसिव सब्सटेंस मतलब एसिड, मतलब जो टच हो जाए तो आपकी वस्तु, त्वचा वगैरह को जला दे, ज्वलनशील पदार्थ, मिट्टी का तेल। ठीक है। मिट्टी का तेल बंद होने का कारण भी यही, कहीं कहीं यही है कि भाई साहब आपके मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम का आजकल लोग जला देते हैं, है ना। जैसे ब्लीच पाउडर, लिक्विड, वेरी गुड, है ना। ये सब चीजें
सिलिकॉन नहीं, सिल्वर मॉल, सिल्वर, ठीक है। चलो खैर, मैं जो बोल रहा हूँ देखो, इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया मान के चलो मान के चलो कोई अपराधी है या बहुत सारे अपराधी हैं। अब वो अपराध क्या कर रहे हैं, अगर मान के चलो उसका परिणाम ये है कि मृत्यु का अपराधी है, आजीवन कारावास वाला है, गोरोपति वाला है, कोई भी है, अगर ये मान के चलो ये पब्लिक है, पब्लिक मतलब ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में ये काम यही है कि भैया कोई अपराधी आए तो अपन सलाह, अपन शरण देंगे उसको, अपन उसका लालन पोषण करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में जितने भी वर्ग समुदाय हैं उन पे जुर्माना लगा सकेगा। यहाँ पे ये पावर का यूज किया जा रहा है, क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हो, संश्रय दे रहे हो, जबकि आपका ऑब्लिगेशन है अंडर सेक्शन PNSS 30, कौन सा सेक्शन लगा दूं बताओ जल्दी, 32, सहायता करना, डिसेबल डिमांड पे सहायता करना, 33 मजिस्ट्रेट पुलिस की भी सहायता करना। तो यहाँ पे जब ये वाली चीजों का यूज किया जा रहा है, अगर आप नहीं कंप्लाइज करते हो इनका, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बना के रखी है, बल्कि उल्टा करते हो, आप संश्रय देते हो, आप हार्बर करते हो, तो फिर यहाँ पे उन क्षेत्रों पे या उन पे समुदायों पे क्या लगाएगा, जुर्माना लगा देगा। वेरी गुड, ठीक है। और ऐसे जुर्माना अधिरूपित करने वाला आदेश कम से कम एक समाचार पत्र में परिचालन जरूर किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और ऐसे अन्य लोग ऐसा अपराध ना करें। देखो जुर्माना और पनिशमेंट देने का पर्पस क्या है, यही तो पर्पस है कि देखो इस व्यक्ति की ये हालत हुई, अगर आप भी ऐसा ऑफेंस करोगे तो आपकी भी ये हालत होगी। इसलिए ओपन कोर्ट में क्यों ट्रायल होती है, यही रीजन है कि सबको पता चले, सबको पता चले, इसलिए ओपन कोर्ट में। चलो, और यहाँ पे लग रहा है राज्य सरकार को कि जुर्माना का भुगतान करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं है तो समुदाय को उन्मुक्त भी कर सकता है, यहाँ पे जनरली बात बोल रहा है, ठीक है। प्रवाचन करते समय जिला मजिस्ट्रेट विभाग नियत करेगा भुगतान किसी संयुक्त या अविभक्त कुटुंब द्वारा दिया जाए। अब मान के चलो एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 में से एक कमाने वाला है, 4 में से एक कमाने वाला, मान के चलो, और खानदान ही बड़ा है और वो खानदान रहता है, तो या तो डिवाइड कर दो, ऐसे 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 डिवाइड कर दो। एक दिन मान के चलो शाम को 8 बजे खाना अपराधी ने उसके घर खाया, फिर 10 बजे उसके घर खा लिया, फिर सुबह उसके घर खा लिया, तो बोले सब अपराधी हैं, एक काम करो सबको ले लो। अब उसमें से एक घर का लालन पोषण दूसरा कर रहा था, तो फिर विभाजन कर देंगे, एक काम करो, अच्छा आप जब बताते हो आप पे ही लगेगा जुर्माना, इन पे नहीं लगेगा, ऐसा भी डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करने का काम किसका है, पोर्शन, अपोर्शनमेंट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, ये डीएम करता है अपोर्शनमेंट, डिवाइड करता है पनिशमेंट, क्या करता है, डिवाइड करता है जुर्माने को। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी याद रखना। संयुक्त तहा है या किसी एक व्यक्ति तहा है, तो सबने मिलके उसको रखा है, कोई काम कर आएगा ही नहीं। बस मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि समझ लो, ठीक है, मौका है, दस्तूर भी है, ठीक है। एक ही चीज याद रखना कि यहाँ पे जो जुर्माना है वो भू राजस्व के तौर पे वसूल किया जाएगा, बस। जो जुर्माना है वो भू राजस्व के तौर पे वसूल किया जाएगा। चैप्टर 5 तो और ही इजी है भाई, क्या बोला जा रहा है चैप्टर 5, अकेला इसमें पता है क्या चीज है, यहाँ पे पावर है, कहाँ पे, सेक्शन 20 में 21 में अगर आप देखो तो यहाँ पे पावर है, क्या पावर है सबसे ज्यादा, यहाँ पे पावर ये है कि भाई साहब यहाँ पे राज्य सरकार के अधीन जो भी अगर कोई व्यक्ति अपराध से संबंधित है, चाहे दुष्प्रेरण से है जिसका परिणाम मृत्यु या घोरोपति आजीवन कारावास वाला है, अगर कोई उद्यापन करता है, फिरौती की रकम के लिए व्यवहरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को समाचार में प्रकाशित करते हैं। क्षेत्र के किसी भाग में जुर्माना देने से छूट, मतलब ऐसे जिन व्यक्तियों ने आरोप किया है तो समाचार जुर्माना लगाएंगे तो समाचार पत्र में लगाएंगे, या छूट देंगे तो वो भी लिखेंगे। डीएम जांच के बाद जुर्माने के भुगतान करने के लिए निवासियों के क्षेत्र में अपोर्शनमेंट भी करवा सकता है, बस। जुर्माने की वसूली कैसे होगी, भू राजस्व के तौर पर होगी, न्याय द्वारा अभिरूपित जुर्माने की तरह होगी, और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सामूहिक जुर्माना के तौर पर भी वसूल किया जा सकता है या रिवोक भी किया जा सकता है। लेने दो, क्या दिक्कत है। अब आता है, बाकी सब छोड़ दो, आगे आ जाइए। अब 6 में यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पे देखो शिविर, कवायदों, परेडों आदि का नियंत्रण साधारण विशेषादेश द्वारा होगा, राज्य सरकार का समाधान हो जाता है तो, ठीक है। दूसरा, वर्दियों यूनिफॉर्म पर नियंत्रण, तो ये भी राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि कौन से दर्ज का, कौन से यूज का, क्या कौन से द्वारा पहने जाएंगे, किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये ड्यूटी है आपकी, है ना। तो खैर छोड़ो, इन सब चीजों पे नहीं है। अगर यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन आदेशों का उल्लंघन करता है तो कारावास 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्मानों से भी होगा। 24 पाथवे, सड़क आदि के उपयोग को प्रतिबंधित या निबंधित करने की शक्ति। अब मान के चलो जनसाधारण के लिए पार्किंग बनाई थी,
उसका उल्लंघन कर रहे हो। सर्विस रोड अलग होती है, मेन रोड अलग होती है, और वॉकिंग रोड अलग होती है जो कि बनाई जाती है। अब उधर ही गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, जहाँ जल मार्ग बताया गया था उसका यूज ना करके आप कहीं और जल मार्ग का यूज करते हो। पशु आने जाने के साधनों का, भूमि पे व्यक्तियों का, जन साधारण है, मतलब कुल मिला के अगर पब्लिक मेंटेनेंस ब्रीच होता है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा अगर हो रहा है तो 3 महीने की सजा। मैंने जिस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था तो आप उसमें ही जा रहे हो तो 3 महीने की सजा। पाथवे वगैरह के बारे में, तो पाथवे की बात आती है तो 24 में चले जाना। और प्रशांति लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने पोशाक दी है ना। और सेम पोशाक परिरोध करने के लिए आपको प्रतिबंधित लगाया अगर व्यक्ति ऐसा करता है ना। सार्वजनिक रूप से पहनी जा रही है, जनता में प्रदर्शित की गई है, और इस प्रकार पहनी या प्रदर्शित की जाती है और स्थान में दिखाई देता है जिससे जनता की पहुंच हो। लेकिन अगर ऐसा उल्लंघन करते हो, आपको वर्दी दी है पहनने के लिए, आप नहीं पहनते हो, बिना पहने डंडा वंडा मार देते हो और व्यक्ति आपको भी मार देता है, तो आपकी गलती उसकी गलती नहीं है। कुल मिला के हमारा सेक्शन ऐसी कुछ बात कर देता है। हमारा सेक्शन यही तो बात करता है। हम्म। कोई नहीं, तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि वो है क्यों। जैसे आप बोल रहे कि रहते हैं, अगर आपको ये पता है, पूरा क्षेत्र जानता है कि मुन्ना बाबू कौन है, और तुम मुन्ना बाबू को अगर मान के चलो विदाउट यूनिफॉर्म देख के मार देते हो, तो ये तो गलत बात है ना। आप साबित कैसे करोगे। वो तो बोलेगा सर रोज आज सुबह शाम पैर छूता था, ऐसे कैसे नहीं जानता मुझे। 3 मंथ नहीं है, 3 ईयर है। कहीं तो था 3 मंथ, पढ़ा था मैंने। अरे पाथवे में 3 मंथ है ना। और अगर आदेश का उल्लंघन करता रहेगा, करेगा, उपधारा 1 के आदेश का उल्लंघन, है ना। अरे वो 2 भागों में बना हुआ है, 2 भागों में। ठीक है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनसाधारण हित के लिए अगर आदेश दिया है, और आदेश 3 महीने तक कालावधि के लिए आदेश में वृद्धि की जाए, प्रतिबंधित या निवर्तित कर सकेगी, तो 3 महीने तक का रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको आदेश दिया है तो ऑर्डर 3 मंथ का है, और अगर ब्रीच करोगे तो 3 ईयर पनिशमेंट है। ठीक है। चलो, इसके बाद चैप्टर 6, कतिपय स्थानों और क्षेत्रों तक पहुंच। ये भी संरक्षित स्थान बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टेड प्लेस। स्टेट गवर्नमेंट जनसाधारण के हित में अपराधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को वर्जित करता है, ये प्रयोजन होता है। अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे नहीं आते, ये संरक्षित क्षेत्र है। आप लोगों ने देखे होंगे संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अब आपको जू में चले जाइए, जू एक तरीके का संरक्षित क्षेत्र है। वो जो जाली लगी रहती है वो एक तरीके का संरक्षित क्षेत्र है। जो रिस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं वो एक तरीके का संरक्षित क्षेत्र है ना। कुल मिला के यस, तो स्टेट गवर्नमेंट और डीएम के अनुज्ञा के बिना आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप प्रवेश करते हो तो आपको अगर कोई खा जाए तो उस पे आप लोगों को कंपनसेशन, मुआवजा नहीं मिलेगा, आपका परिवार जबरदस्ती परेशान हो जाएगा। हमेशा ऐसी जगह आप लोग सुसाइड करो, या ऐसी जगह आप लोग जाओ जहाँ पे अगर आपको कुछ हो भी जाए तो आपके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए मिले। है ना। मतलब क्या मतलब, कि अगर आप आए और चले गए और कुछ ना दे गए किसी को। हम्म, ठीक है, अगर व्यक्ति ऐसा उल्लंघन करता है, देखो उल्लंघन जितने भी जगह हो रहा है 3 साल की सजा ही हो रही है उसको। ठीक है, कितनी सजा। बस अकेला ऊपर वाला याद रख लेना, पाथवे का जो है रिस्ट्रिक्शन वो 3 महीने तक का ऑर्डर रहता है, और अगर वो उस महीने में अगर आप ब्रीच कर देते हो तो आपको सजा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया, 3 साल का जुर्माना भी हो गया। संरक्षित क्षेत्र जैसा स्थान है वैसे ही क्षेत्र है, तो 24 और 25 और 26 एक जैसा है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे संरक्षित बनाए रखने की जो पावर होती है वो पुलिस अधिकारी या स्टेट गवर्नमेंट दोनों लिखे हैं, उसके द्वारा हटाया जाएगा। यहाँ पे डीएम नहीं है, याद रखना। यहाँ पे डीएम नहीं है, चौथे वाले पॉइंट में देख लेना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको अपराधिकृत व्यक्ति को हटाने की पावर किसके पास है, पुलिस ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट। डीएम यहाँ पे नहीं है, तो बड़े अच्छे से याद रख लेना। डीएम कहाँ पे है, डीएम ये बोल रहा है कि आप संरक्षित क्षेत्र में जब भी प्रवेश करना है तो अनुज्ञा के साथ करोगे, अनुज्ञा के बिना नहीं करोगे।
ठीक है। 27 देख लीजिए, गार्ड के साथ बल का प्रयोग करते हो। किसके साथ भाई साहब? जो भी उधर पे गार्ड है, ठीक है, एवेडिंग गार्ड बोलते हैं जिसको, फोर्स एंड एवेडिंग, बल का प्रयोग या उससे बचकर, एवेडिंग मतलब बचकर निकलना, तो गार्ड के साथ बल का प्रयोग करना और उससे बचकर। कोई भी व्यक्ति जो संरक्षित क्षेत्र में संरक्षित स्थान पर आ जाता है और फिर वहां पे जो तैनात गार्ड होते हैं उनसे बल का प्रयोग करता है और बचकर निकल जाता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, छिपते छिपाते जाता है, तो ऐसा करने पे 3 साल की सजा और जुर्माना। जनरल बात है, 3 ईयर फाइन और बोथ। ठीक है। 28 ऑर्डर फॉर दी सर्टेन प्लेसेस एंड एरिया, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि सर्टेन एरिया के बारे में, सर्टेन चीज़ों के बारे में ऑर्डर देगा। ठीक है। आप लोग पढ़ लेना कौन कौन से क्षेत्रों के बारे में ये बोल रहा है, कौन कौन से व्यक्तियों के बारे में, और जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगी। जिसके बारे में डीएम ने बोला उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला, और उल्लंघन करोगे तो 3 साल की सजा, फाइन, दोनों। यहाँ पे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। 29 सप्लीमेंटल है, राज्य सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। तो आप लोग देख ही सकते हो कि डीएम की श्रेणी से निम्न का कोई भी अधिकारी नहीं होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को पावर डेलीगेट करती है तो वो डीएम रैंक का ऑफिसर होगा, उससे नीचे का नहीं होगा। ये वाली बात आप लोग याद रख लेना। और नियम बनाने की पावर कहाँ है? 30 में नियम बनाने की पावर, और अपराध को प्रयत्न करने के लिए 3 स्टार लगा लीजिए। अपराध करने के प्रयत्न करने के लिए शास्ति, तो वही वाला जैसा कि आपका बीएनएस में है, सेम टू सेम वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दुष्प्रेरण करेगा, अपराध का प्रयत्न करेगा, तो प्रयत्न करने की दिशा में उस अपराध से दंडित किया जाएगा जिस अपराध का वो प्रयत्न करता है। मतलब कुल मिला के ये पहली ऐसी चीज है जिसमें वन हाफ नहीं किया जा रहा है। नहीं तो अपराध के प्रयत्न पे वन हाफ करते हैं, दीर्घतम अवधि का वन हाफ करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा अगर प्रयत्न करते हो तो ये एज अवेटमेंट माना जाएगा, सेम पनिशमेंट मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लॉजिकली बात करता है 31। ठीक है। इसके बाद हार्बरिंग, बीच में हार्बरिंग दे रहे थे आप, दे रहे थे कि नहीं? संशय दे रहे थे, तो कितनी सजा है? मदद करोगे संशय को छिपाओगे तो जिस अपराध के लिए दंड दे रहे हो उसी अपराध से आपको भी पनिश किया जाएगा। ठीक है। क्या क्या है हार्बरिंग में? देखो क्या क्या है। आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, साधन। और ये साधन से याद आया कि एक भैया लड़का था, ठीक है, मान के चलो मजदूर, सीमेंट की बोरी उठाता था और छपाई मपाई करता था, देवालें बनाता था। तो उसके मकान मालिक बड़े दयालु, अपने जैसे, जैसे कोई गाड़ी मांग रहा तो हाँ सर, सर अर्जेंट है, मम्मी बीमार हो गई, प्लीज सर गाड़ी दे दीजिए, बहुत दूर जाना है सर, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा उनको चेक करा के। अपन ने सोचा यार माँ बीमार हो गई यार, दे दो यार गाड़ी। ठीक है। पता चले वो लड़की भगाने चला गया। अब अब फंस गया मकान मालिक हार्बरिंग में। क्या आपने संसद सहायता दे दी? मेरे पास केस आया, बोले सर मैं ऐसा फंस गया। मैंने बोला गाड़ी क्यों दी? बोले सर वो बोल रहा माँ बीमार थी इसलिए मैंने गाड़ी दे दी। अब पुलिस वाले ने मेरी एफआईआर ही कर ली कि हार्बरिंग करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आपने साथ साथ सहायता दी, उसको गाड़ी भगाने के लिए आपने लड़की भगाने के लिए गाड़ी दे दी कि चल मेरी वाली से भगा ले तू। ठीक है। ऐसा अरे होता है। ठीक है। 33 पे 3 स्टार लगा लीजिए। इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति वाला सिस्टम है। 33 इंडेमिनिटी, सद्भाव पूर्वक अगर काम किया जा रहा है तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी। ये यूनिक वर्ड है इसलिए बोल रहा हूँ, 33 पे अंडरलाइन कर लीजिए, जरूरी है ना। यहाँ पे अगर गुड फेथ में काम हो रहा है तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा किसी भी अधिकारी को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन पे है, तो इसलिए। 34 एप्लीकेशन ऑफ द अदर लॉ नॉट बार, अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा। सब विधि लागू होंगी लेकिन हम भी लागू होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। 35 किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति से, बस सर्च पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर लास्ट में दिया है, बताओ 35 में। चलिए भैया, अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। चलो तो आज की कहानी हमारी यहीं पे होती है समाप्त।